Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special and very inspiring guest on the show. Her name is Ranjana, and she's a a physiotherapist on emotional well-being coach, therapeutic art practitioner, and cancer survivor. And right now, she is helping individuals, like especially women who feel overwhelmed, stuck, or unable to express what exactly they truly feel. And she is helping them to, express their emotions, release their heaviness, and reconnect with themselves. So, if you're struggling with your relationship, you feel heaviness inside, you are surpassing your emotions, or you are not able to manage your emotions, then this podcast is going to be very important also. And her story is very inspiring, as she battled with cancer. She fought cancer, and she got the victory also, as she is a cancer survivor. So this is going to be very inspiring and very insightful episode, so make sure to watch it till the end. Ranjana, thank you so much for accepting the invitation, and I'm super duper excited for this episode. And I hope you're also excited to share your knowledge. So thank you so much. Thank you so much, Mohit, and it's a pleasure being here and being able to share my journey and whatever work I'm doing. So thank you for having me here. Yeah, super glad to have you here. So Ranjana, this is my first question. जैसे आप पहले फिजियो थे, फिजियो से आप इमोशनल वेलबींग कोच बने, राइट? सो लाइक how does this you know this shift happen? Like, what exactly happened? Was there any particular moment or turning point in your life which made you feel like, okay, this is something you are meant to do? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल तो कईयों के मन में आ सकते हैं कि फिजियो से आखिर में इमोशनल वेलबींग ये कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हमारी मंजिल कहीं ना कहीं तय होती है और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जो होता है वो ईश्वर या ब्रह्मांड या सबसे बड़ी ताकत जो जो भी चीज बिलीव करते हैं वो हमें गाइड करते हैं। तो हर एक फेज का एक इम्पोर्टेंस रहता है। तो इवन एज अ फिजियो मैं बोलूंगी कि वो जर्नी भी बहुत ही जरूरी थी मैं आज जहाँ पे हूँ उस जगह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मुझे लोगों को क्लोजली मिलने का मौका मिला। जो भी पेन होता है, कोई अगर बीमार है, फिजियोथेरेपी क्योंकि ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे आप पेशेंट को सिर्फ एक दिन नहीं देख रहे होते। यू हैव टू मीट दैट पर्सन ऑलमोस्ट कम से कम हफ्ता भर तो जरूर से मिलना होता है। तो बहुत क्लोजली हमें काम करना पड़ता है वहां पे लोगों के साथ, और जो दर्द में होते हैं, जो पेन में होते हैं, तो उसे सामने से देखने का मौका मिलता है। तो पहला तो मैं कहूंगी कि फिजियोथेरेपी का जो मेरा जर्नी रहा, क्योंकि मैंने एज अ फिटनेस एक्सपर्ट भी काम किया, मैंने हॉस्पिटल्स में भी काम किए, दोनों ही जगह का मेरा लर्निंग रहा कि मतलब ऐसे लोग जो जिन्हें कुछ बीमारी नहीं हुई है बट दे आर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ, तो ऐसे लोगों के साथ भी मैंने काम किया। और हॉस्पिटल सेटअप में जिन्हें कुछ बीमारी हो गई है एंड देन दे आर देयर, तो दो अलग अलग माइंडसेट होता है वो। उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। तो उसने भी मेरी आज मैं जिस जो भी काम कर रही हूँ उसमें मेरा हेल्प किया। और साथ ही साथ मेरी खुद की पर्सनल जो भी मेरी जर्नी रही, मैं जिस फेज से गुजरी, आपने बताया कि कैंसर भी हुआ, तो उस फेज ने भी मुझे इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा, कहते हैं ना कि आप और भी नजदीक से जब आप उस शू में, मतलब एज अ फिजियो में दूसरे साइड भी थी, और जब मैं एक पेशेंट के तौर पे बनी तो कहानी का दूसरा पल्ला जो होता है, पहलू जो होता है, उधर से भी मुझे वो चीज को देखने का, महसूस करने का मौका मिला। और वो एक टर्निंग पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि आया जब मुझे लगा कि ये एक एस्पेक्ट है जो इतना अनछुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेजिलियंस में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे हेल्थ कंडीशन में, हर एक चीज में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पर क्योंकि हम बातें नहीं करते तो वो अधूरा सा रह जाता है। सो दैट्स हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। और उसमें काफी सारे लोग, काफी सारे काम उसमें उस रास्ते में मेरे हेल्प में आए, और आज भी आ रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स। या बिल्कुल। एंड एज यू कैंसर सर्वाइवर, तो बोला जाता है कि जब
हम किसी ऐसी बड़ी डिजीज से फाइट कर रहे होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज अवर इमोशंस, लाइक स्ट्रेस में नहीं जाना है, वी हैव टू बी हैप्पी, खुश रहना है। बट ऐसी स्टेज में इंसान कैसे खुश रहे, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक मतलब बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इसका इतना परमानेंट इलाज नहीं है, इंसान बच गया तो बच गया, अदरवाइज चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट यू फॉट इट, लाइक यू विन द बैटल ऑल्सो। So how exactly did you manage to ended up managing your emotions and आपने इस फिर कैंसर को मात दी? So how exactly you managed it? जी जी। कैंसर शब्द ही ऐसा है जिसे अ, जिसे होता है उसे तो डर लगता ही है, जिसे हाँ नहीं भी जी। होता है सुनने वालों को भी डर लगता है। तो या ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि मैं नहीं डरी थी, मुझे भी डर लगा था। बट ये एक फैक्टर है कि हाँ, क्योंकि मैं फिजियो थी तो थोड़ी सी जानकारी मुझे, जो शायद बिल्कुल भी उस फील्ड से ना हो, उनके तुलना में मुझे थोड़ी सी जानकारी थी। बट फिर भी वो जानकारी भी, जब आप उस पोजीशन में होते हो तो वो अंदर का डर तो रहता है। अ, तो मुझे भी डर था, बट कहीं ना कहीं ये सोच के रखा था कि ठीक है, जैसे जैसे जो होगा वैसे देखा जाएगा। मतलब वो हम कहते हैं ना, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो मैं बिल्कुल उसी जोन में मैं थी कि ठीक है, जब जैसी परिस्थिति होगी मैं वैसे ही करूंगी। और उस फेज में फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे, मैं इवन हाउस हेल्प, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मैं कहूंगी कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो अगर आपका सपोर्ट सिस्टम है, इट बिकम्स इवन मोर इजी टू फील सेफ कि हाँ ठीक है, ये एक वक्त है, ये गुजर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर था। और साथ ही साथ उस दौरान आर्ट से भी मैं रिकनेक्ट हुई। आर्ट मेरे लाइफ में हमेशा से था, बट एक होता है ना कि आप उस नजरिए से नहीं देखते हो कि ये मुश्किल वक्त में आपका साथ देने वाला एक कंपेनियन की तरह है। मैं शायद वैसे नहीं देखती थी, हालांकि अब जब मैं सोचती हूँ तो लाइफ के हर डिफिकल्ट फेज में आर्ट मेरे साथ था। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट, बट मुझे बनाना पसंद था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पता था ये कितना खूबसूरत दिख रहा है या क्या, बट मुझे बस बैठ करके कुछ ड्रॉ करना पसंद था। तो ड्यूरिंग दैट फेज इवन आर्ट केम इनटू माय लाइफ, और बहुत ही खूबसूरती से उसने मुझे चीजों को लेट गो करना। क्योंकि आप जब, वो एक तरह से डिपेंडेंट फेज होता है कि आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, बॉडी वीक है, तो कई सारे काम एक सर्टेन ड्यूरेशन, जब तक से केमो वगैरह के मेडिसिन का असर ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं बॉडी उतनी सपोर्ट नहीं करती। ड्यूरिंग दैट फेज ये चीजें करना, लोगों के प्रति जो हेल्प कर रहे हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना जो हम कहते हैं, ये सारी फैक्टर्स अपने अनुसार। बच्चा मेरा छोटा था, ही वाज 3 years ओल्ड दैट टाइम। तो बच्चे के काम, एक मदर को होता है ना कि अपने तरीके से मैं चीजें करना चाहती हूँ, तो वो अब किसी और से हेल्प लेने के लिए रेडी रहना, वो जैसे कर रहे हैं उस तरीके से होने देना, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना। या बट अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीजें हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, छोटी छोटी चीजें जो ये मेरे अनुसार ही होनी चाहिए। तो दैट फेज एंड विथ आर्ट, स्टेइंग देयर विथ आर्ट, टेकिंग दैट पॉज, है ना, उसने मुझे काफी हेल्प किया उस फेज में। एंड और इसलिए मैं, मेरा और भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैंने खुद उसे महसूस किया है। नाइस, एंड you are the first person whom I am talking with and who is a cancer survivor. So you are the first person. So I just want to know one more thing, Ranjana. If any person is going through with the same phase, like जिससे आप गुजर चुके हैं, right, and they are fighting it, so what is one particular message you want to give to them so that they can also fight it and win the race? और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पहला मतलब हर एक स्टेप, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। हर दिन एक नया दिन, और हर दिन के जो भी चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ हर वक्त कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ हमारे दिमाग में भी होता है। तो मैं ये यही बोलूंगी कि हर दिन जो नई चीजें आ रही हैं आपके लाइफ में, उसे उसी तरीके से अपफ्रंट वैसे ही फेस कीजिए। और एक चीज
एक एडवाइस ही समझ लीजिए कि आज के टाइम पे ये सब गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, लोग बहुत ज्यादा सर्च करने लग जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है। डोंट गेट इंडल्ज इन ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर इंडिविजुअल की जर्नी यूनिक होगी। यहाँ तक कि दो कैंसर के पेशेंट्स भी अगर हैं, उन दोनों कैंसर के पेशेंट्स का एक्सपीरियंसेस, बॉडी उन मेडिकेशंस को कैसे लेती हैं, उनका सपोर्ट, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। सो डोंट गेट ओवर इंडल्ज इन सर्चिंग की क्या है, क्योंकि जब आप वो पढ़ने लगते हो ना कहीं माइंड में वो चीजें आने लगती है, देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, अरे मुझे भी ऐसा हो रहा है। तो मैं वो एक सजेशन जरूर से दूंगी कि वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और जो भी आपका एक हॉबी हो, या एंड गो बैक टू योर चाइल्डहुड मेमोरीज, वहां से आपको कुछ ऐसा जरूर से मिलेगा जो आपको उस मुश्किल वक्त पे भी आपका एक कंपेनियन की तरह आपको साथ देगा, एंड दैट ब्रिंग्स अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। तो हम्म। कीप गोइंग। या वैसे आपको कौन से स्टेज का कैंसर था, क्योंकि इसमें भी आई थिंक तो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3 4 5 ऐसे समथिंग। मेरा ग्रेड 3 था, ग्रेड 3, ओके। ट्रिपल नेगेटिव तो ब्रेस्ट। कैंसर में डाइटिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करते, राइट? डाइट डाइट बहुत ज्यादा मैटर करते, राइट व्हाट राइट। एग्जैक्टली वी आर ईटिंग। इमोशंस के साथ साथ इमोशंस को मैनेज करना भी बहुत वो इंपॉर्टेंट है डाइट हॉस्पिटल पर। में, जी, हॉस्पिटल में वो गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरह का अ, खाना खाना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 9 साल हो गया है। इसमें ट्रीटमेंट में भी एडवांसमेंट्स होते हैं और बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई थी, और कुछ चीजें थी जो मुझे मना की गई थी, बट आई हर्ड कि नो, उनको अलाउ किया गया था कि नो दे कैन हैव इट। तो ये चीजें टाइम टू टाइम जैसे एडवांसमेंट होते हैं तो कुछ चेंजेस भी होते हैं। तो मैं कहूँगी कि उसके लिए जैसा गाइडेंस दिया जाता है हॉस्पिटल से भी, वो चीजें फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो नाउ इट इज समथिंग लाइक यू हैव टर्न योर पेन इनटू पर्पस, इजंट इट? यस यस। ओके। सो रंजना, आप बात करते हो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस की, काफी बार आपने बात की अपने कंटेंट में, अपने वीडियोस के थ्रू जो आप कंटेंट डालते रहते हो। So can you just explain it in simple way, like how exactly unexpressed emotions affect our personal life, professional life, health, wealth, and relationship? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, या मैं जी। आपसे ही अगर एक सवाल पूछूं कि जी। अगर कभी ऐसा होता है कि काम की जगह पे किसी सीनियर ने कुछ आपको डांट ही दिया, या काम के लिए कुछ ज्यादा प्रेशर ही डाल दिया, तो आपका मूड कैसा होता है? बहुत कुछ ऐसे सैड, स्थिति। या फिर हाँ। लाइक सैड ही होता है ऑब्वियसली, एंड वी फील बैड इनसाइड, लाइक व्हाई इट इज हैपनिंग क्या विद मी आप ओनली, वो समथिंग लाइक दिस। सीनियर को कुछ कह पाते हैं? नहीं, वी कांट। और फिर जब आप घर आते हो तो फिर आप कैसा फील करते हो? घर आते हैं तो लाइक मैं मतलब मैंने लाइक आई हैव नॉट एक्सपीरियंस इट बिकॉज इन माय लाइफ आई हैव नेवर डन अ जॉब, बट आई कैन टोटली रिलेट बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते रहते हैं वेन एवर समथिंग हैपन, तो जो उनका गुस्सा निकल रहा है फैमिली मेंबर पर, या तो अगर उनका पार्टनर है, बच्चे हैं, छोटी सी बात थोड़ी सी हुई उनको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, and अगर पार्टनर भी है, वाइफ है या फिर बच्चे हैं, दे विल स्टार्ट हिटिंग देम, you know like because they are angry already, and थोड़ी सी बात हुई तो वो जो होता है ना कि ट्रिगर हो गया। हाँ कि आग में घी डाल दिया, वो ये वाली डाल बात हो जाती है। तो फिर वो वहां पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जो है, हम्म। ऐसे ही बिल्कुल काम होते हैं कि आप जहाँ पे आप सही तरीके से शायद एक्सप्रेस भी कर सकते थे, या अगर मान लीजिए सिचुएशन वो नहीं है कि आप उनसे बोल भी सके, बट आपके पास एक टूल है जहाँ पे आपको वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, है ना। आप गा के, आप कुछ प्ले बना के, आप कुछ स्क्रिबल्स करके, जो भी गुस्सा है, स्क्रिबल एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि निकाल दिया उसको, जैसे कि कुछ लिख दिया हो बट उसके वर्ड्स नहीं है, आप उसमें शब्द नहीं लिख रहे हैं, बट जो भी मन में गुस्सा आ रहा है, जो भड़ास है, वो निकाल दिया, एंड देन यू फील रिलैक्स, रिलीज कर दिया। हम्म। वो एक तरीका हो गया कि हाँ, निकल गया। तो
अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस इसी तरीके से हमारे रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, काम की कैपेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि अंदर इतना भरा पड़ा है कि आपको भारीपन सा महसूस होता ही रहता है। ठीक, और समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि आप वहां पे वो उतने अवेयर ही नहीं हो कि आप उस चीज को नोटिस कर पा रहे हो कि अच्छा, ये अभी पिछले इतने दिनों से ये काम का प्रेशर है, या पिछले दिन मेरी से कुछ गलती हो गई थी उसकी वजह से, तो वो मैं कहीं पे मैं अपने आप को वैसे हल्का नहीं कर पाया, एंड दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। वो आपको उतना उस तरफ दिमाग ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है उस रोल में। एज एन इंडिविजुअल आप देख ही नहीं रहे हो अपने आप को, बिल्कुल। है ना। हम उस जो रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपने आप को उस रोल के लेंसेज से देख रहे हैं कि आई एम अ एम्प्लॉई, सो आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ सन। और फीमेल्स के भी केसेस में वैसे ही हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, वी आर सीइंग आवरसेल्व्स थ्रू दोज लेंसेज। तो ये चीजें वैसी होती है, फिर आप वैसे ही आइडेंटिफाई करते हो एंड इग्नोर कर देते हो अपने इमोशंस को कि नहीं, ये तो हो तो होता ही है, अच्छा ठीक है छोड़ो चलता है। बट वो छोटी छोटी चीजें जब बिल्डअप होती चली जाती है, लेटर ऑन किसी ना किसी पे, हम कहते हैं ना कि वो ज्वालामुखी फूटता है, कभी ना कभी गलत तरीके से फूट जाता है, या तो फिर ऐसे अपने रिश्तों में जाता है, या तो फिर कुछ हेल्थ कंडीशन में। मतलब आप देखिएगा कि आपको जब भी गुस्सा आता है, यू कैन नोटिस आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, चेस्ट कंजस्टेड होता है। कई लोगों का देखिएगा, एवरी टाइम देयर शोल्डर्स आर श्रग, Yeah. टाइट है, स्पैज़म है, दे आर नॉट रिलैक्स्ड, जॉ टाइट है। जिनको गुस्सा है उनको ये सब चीजें, नेक का पेन। तो ग्रेजुअली बहुत सारे ऐसे चीजें, और हमें ये नहीं पता चलता क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें सीखी नहीं है। हमने लाइफ बिल्कुल। स्किल्स में ये चीजें नहीं सीखी है, कैसे सरवाइव करना है वो तो सीखा है, बट कैसे सेफ फील करना नहीं सीखा है। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो आपने एग्जांपल दिया, अगर उसी को मैं आगे बढ़ाऊं, तो काफी सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बट दे नेवर एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे नेवर सरपास देम, और वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर कब डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि बोलते हैं कि सारी बीमारी हमारे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम से ही शुरू होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम तब खत्म होता है जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, लाइक स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो फिर कुछ ना कुछ बीमारियां, A to Z, XYZ, कुछ भी हो सकता है, इजंट इट? सो व्हाई डज इट हैपन? लोग क्यों अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? इज इट फियर, कंडीशनिंग ही ऐसी हो जाती है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? और ये जनरलाइज नहीं कहा जा सकता, बल्कि जनरल वे में अगर हम कहें तो सिचुएशन बेस्ड होता है। कभी ये डर होता है, कभी ये कंडीशनिंग होती है, कभी कुछ और फैक्टर हो सकता है। आप देखिएगा तो सेम इंसान, सेम इंडिविजुअल अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से एक्ट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कभी ये जजमेंट का डर हो सकता है जो एक्सप्रेशन को रोक रहा है, कभी ये हमारी कंडीशनिंग हो सकती है। जैसे अगर लड़कों का देखा जाए तो बचपन से ही कहा गया, यू आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन, रोना नहीं है, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें आगे ये करना। फिर दे फील कि अगर मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा तो ये फीमेल्स के केसेस में हो सकती है, नहीं, तुम्हारे घर घर की सारी खुशियां तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम अपना आवाज नहीं उठा सकती हो। तो इन बोथ द जेंडर्स इफ यू विल सी, तो ये आपको कुछ ना कुछ कंडीशनिंग ही नजर आ जाएंगी कि जो है, जो बचपन से जिस तरीके से हम बड़े होते हैं, जो हम अपने आसपास अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं, या बड़ों ने कभी हमसे कुछ कहा हो, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और अलग अलग परिस्थितियों में ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी ऐसा किसी एक इंसान के लिए कभी किसी सिचुएशन में वो डर हो सकता है जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे स्थिति में वो कंडीशनिंग हो सकती है, जिस तरह से वो बड़ा हुआ है, जैसे वो उन्होंने सारी चीजें देखी हैं, जैसे सीखे हैं, तो वो हो सकता है। तो इट कैन बी डिफरेंट रीजंस। सो व्हाट इज द राइट वे टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, सो दैट, क्योंकि कभी कभी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने जाते हैं, वो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, या किसी इंसान को बुरा ना लग जाए, वो भी एक जजमेंट का इशू रहता है। सो व्हाट इज द राइट वे टू रिलीज अवर इमोशंस एंड फील calm, happy, and लाइक दैट inner peace?
जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जनरली हम यही सोचते हैं कि ये हमने सीख लिया, और अब तो हम बिल्कुल शांत, काम, पीसफुल, ऐसे मतलब संत हो गए, अब देयर इज नो कलेश इन आवर लाइफ। पर ऐसा नहीं होता, दिस इज द फैक्ट। ओके। दीज आर ऑन गोइंग प्रोसेस। स्टार्टिंग होती है, मतलब आप समझ लीजिए, अगर लेवल्स अगर हम बोल दें, तो पहला लेवल तो हुआ कि जब आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए या ऐसा कुछ होता भी है। नेक्स्ट लेवल इज अवेयरनेस, कि मुझे पता है कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं, जानकारी, क्योंकि आज के टाइम पे नॉलेज की कमी नहीं है, एवरीवन इज वेल अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स, क्योंकि दुनिया में हर कुछ इजीली, हर नॉलेज इजीली अवेलेबल है। तो नेक्स्ट लेवल अवेयरनेस है, वहां से स्टार्ट समझ लीजिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि अपने बारे में अवेयर होना शुरू होता है इंसान। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट लेवल हो गया कि अब मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, उसका नेक्स्ट लेवल, अब मुझे अपने इमोशंस के बारे में अवेयर है कि हाँ, ऐसा कुछ बात होता है, देन आई गेट ट्रिगर्ड, एंड देन मुझे मुश्किल होती है उस चीज को बैलेंस करना, मैनेज करना उस इमोशन को। और तो अगर मैं ये स्टेप लूंगा, तो मैं अपनी ब्रीदिंग पे काम करूं, या मैं कुछ हॉबी है, या मैं किसी से काउंसलिंग लूं, बातें करूं, एनीथिंग, तो मुझे वो होगा। दैट इज नेक्स्ट लेवल। बट सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो होता है वो एक्शन होता है। जब तक से आपको जो जानकारी है, मतलब आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया, नाउ यू आर अवेयर, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा हाँ, ये मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे सिचुएशन में इस तरीके से ट्रिगर हो जाती हूँ, हो जाता हूँ, और मुझे ये सारे एक्शन लेने चाहिए। बट टिल द टाइम यू आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्शन इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो डिफरेंस अपने लाइफ में फील करने के लिए, और उसके बाद उसे कंटिन्यू करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ये पीस मेरे लाइफ में बना रहे, तो वो एक्शन को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है कि सेफ, कंफर्ट, अरे लाइफ अच्छे से चल रहा था, बदलाव इतना आसान नहीं होता। जी। बदलाव तो जरूरी होता है, बट वो आसान नहीं होता। वो बॉडी बार बार, जब भी आपने वो छोड़ा, वो कंसिस्टेंसी छोड़ा, बॉडी चाहेगा अपने वापस से पुराने वाले कंफर्टिंग जोन में जाने। सो दैट इज, दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑन गोइंग, और ये फैक्ट है। मतलब कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि आपने, वो अवेयरनेस के साथ जब तक से एक्शन नहीं जुड़ता है, तब तक से ये चेंजेस लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकते। वो फिर आप वापस से फॉल बैक कीजिएगा, देन अगेन यू हैव टू नॉक दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये अच्छा अच्छा मुझे बैक टू करना है। अब जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैंने इतने महीने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी फिट हो गई, एंड देन दे लेफ्ट लेफ्ट इट बैक टू दैट सेम ओल्ड रूटीन। तो वो तो मेंटेन नहीं होगा ना। सो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर इमोशनल हेल्थ, और जो हम पीस, कामनेस की बात करते हैं, वहां पे भी वो एप्लीकेबल है। बिल्कुल। दिस, या राइट। एंड आप थेरेप्यूटिक आर्ट प्रैक्टिशनर भी हैं, राइट? तो मुझे इसके बारे में डिटेल में जानना है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ डज इट वर्क व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, और releasing our emotions. इसका आंसर देने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये समझना कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक आर्ट थेरेपी। ठीक है, आर्ट Okay. थेरेपी एक डिफरेंट एंटिटी है, जहाँ पे क्लिनिकल कंडीशंस को एक थेरेपी के फॉर्म में, एज अ ट्रीटमेंट का प्रोसीजर के फॉर्म में एक टूल वो भी यूज होता है। एंड व्हाट थेरेप्यूटिक आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, दिस इज मोर ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। हम आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने आप से रिकनेक्ट करने का एक मौका होता है, जहाँ पे जनरली मैं जो देखती हूँ कि कई बार ऐसे वो हम बोलते हैं ना, वो बल्ब ऑन मोमेंट होता है कि उस प्रोसेस में, बिकॉज वो इंटेंशन सेट करके हम जब भी उस प्रोसेस में जाते हैं, वी सेट अ इंटेंशन कि यस वी आर फोकसिंग ऑन दिस, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो हमारा सारा थॉट्स उसमें अलाइन होता है। एंड
कई बार ऐसी चीजें होती है कि सुपरफिशियली हमें जो दिख रहा होता है कि ये मेरी समस्या ये है, मैं इस समस्या पे काम कर रही हूँ, बट धीरे धीरे व्हेन व्हाइल डूइंग द प्रोसेस हम अपने सबकॉन्शियस को भी टैप करते हैं, कई सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं जो जो हमें शायद जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं गया होता। तो इट इज मोर ऑफ रिलीजिंग दोज दिल के कोने में दबी हुई बातें जो कि कितने शायद सदियों पुरानी भी हो सकती हैं। कई बार तो बचपन की बातें भी निकल आती हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, तब से मेरे मन में ये बात घर कर गई, अब मुझे किसी से को भी ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। या मैंने ये काम किया था, मुझे इस पे डांट पड़ गई थी, तो अब बड़े होने के बाद भी वैसे वैसा सिमिलर कुछ भी काम करने से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे बचपन में तो उस पे डांट पड़ गई थी, तो अगर मैं ये करूँ तो मतलब वो सही नहीं है, देन आई विल बी कंसिडर्ड एज बैड, आई विल बी जज्ड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती है। तो इट्स मोर ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट, और ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स उसमें यूज किए जा सकते हैं, एंड दैट कैन बी। Yeah. अभी ना मुझे कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कुछ चीजों को लेकर, कि जैसे काफी सारे मेरे दोस्त हैं, जब जब भी हम हीलिंग इन सब की बात करते हैं ना, तो अब इसमें ना बहुत सारी चीज आ जाती हैं, लाइक इनर चाइल्ड चाइल्ड बाउंड्स भी होते हैं कुछ लोगों के। ठीक है, अब आज की जनरेशन में ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अगर हम किसी पुरानी जनरेशन से बात करते हैं जो 30+ का है, तो वो तो बोलते हैं हमारे माँ बाप ने तो हमको क्या क्या बोला है, उल्टा सीधा बोला है, खूब पीटा भी है, कूटा भी है, सब कुछ किया है, और इनकी मार पिटाई उल्टा सीधा बोलने की वजह से हम राइट डायरेक्शन पे है, तो हमारे लिए तो ये अच्छा हुआ है, उनको कोई रिग्रेट नहीं होता। लेकिन दूसरी जगह पर ना एक ऐसी भी जनरेशन है कि जिनको पेरेंट्स ने बहुत प्यार से रखा, लेकिन जैसे उनको कुछ बोल देते हैं तो वो कब कब में पता नहीं वो बाउंड बन जाता है, या फिर उनको हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन ये रहता है कि सही तरीका क्या है इन सब चीजों को, जिससे कि हमारे बच्चे आगे सेफ रहे, उनको बाउंड्स ना हो, या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनके लिए ना क्रिएट हो। क्योंकि पुरानी जनरेशन का तो माइंडसेट यही है कि औलाद को जितना रगड़ना है रगड़ दो, कूटना है कूट दो, डांटना है डांट दो, जो बोलना है बोल दो। क्योंकि उनके साथ वो हुआ तो उनको लगता है कि हमारे साथ ये हुआ, हम तो अच्छा कर रहे कैरियर में, अगर हम अपने बच्चों के साथ भी करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो माइंडसेट बना हुआ है। नहीं, ये आपने जो कहा ना कि माइंडसेट की बात, ये तो माइंडसेट की ही बात है कि जी। अब एक पर्टिकुलर जनरेशन का वो माइंडसेट बन चुका है कि हाँ यही तरीका, मतलब बच्चों को पालने का ये तरीका, मतलब ठीक है क्योंकि ऐसे हुआ, स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन था, तो हमने उस तरीके से कर लिया। तो जनरेशन बाय जनरेशन वही चीजें फिर पास ऑन होती जाती हैं। पर अगर हम्म। डीप डाउन अगर देखें तो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो पीपल प्लीजिंग वाली बात हो, कि जिन बच्चों को कूटा गया, आपने कहा ना तो कूटा गया तो उनके मन में वो डर आगे चल करके वो बना रहेगा, जब वो कहीं पे काम भी करने जाएंगे तो वो गलती करने से डर बना रहेगा कि मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, तो वो हर वक्त उसी सर्वाइवल मोड में ही रहेंगे वो सारे लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सही चीज था डिसिप्लिन में लाने के लिए। हर वक्त ऐसा नहीं है कि हाथ उठाया जाए या बहुत ज्यादा, जहाँ पे ये जो मैंने कहा कि सिचुएशनल होती है, कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट होने का जरूरत है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा मारना ही है या कुछ गलत अब्यूसिव, चाहे वो फिजिकली चाहे वर्बली किसी भी तरीके से होना जरूरी है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप फर्मली कहें कि भैया दिस इज व्हाट इज नीडेड, यही करना है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो फर्मली कहना इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अब्यूसिव। तो या वो जरूरी है कि आपको एज एन अडल्ट, आपको जो पता है, आपने जितनी दुनियादारी देखी है अपने लाइफ में, जो भी सीखा है, बच्चों ने वो नहीं देखा है, वो नहीं सीखा है। तो बिल्कुल। अगर आप ओवर पैम्पर भी कर दीजिएगा किसी बच्चे को, जो बहुत आपने जो बताया कि उनको फिर मुश्किल होती, तो ओवर पैम्पर्ड भी नहीं करना है कि हर चीज के लिए, जब बच्चे ने कभी ना सुना ही नहीं है। हम कहते हैं ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। तो या टू मच ऑफ खुदाई वाज आल्सो गुड फॉर नथिंग, एंड टू मच ऑफ पैम्परिंग इज आल्सो गुड फॉर नथिंग।
बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ पे बच्चों को ना सुनने की जरूरत है, वहां पे डेफिनेटली ना करना चाहिए। मतलब आप क्योंकि आज दे सकते हो, इजीली चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे ये नहीं, एज एन अडल्ट ये देखिएगा नहीं कि इज इट नीडेड और नॉट। बट वहां पे कहीं ना कहीं वो चीजें भी आती है ना, एज एन अडल्ट बहुत सारे लोग को देखते हैं कि मेरे लाइफ में ये चीज की कमी थी, आज मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो मैं बच्चे को वो पूरी कर दूं ताकि उनको वो कमी ना लगे। बट वहीं पे एज अ पेरेंट हमारा रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जजमेंट बच्चे नहीं कर सकते, वो जजमेंट हमें करने की जरूरत है। दैट ठीक है, मैं ये प्रोवाइड कर सकती हूँ, देन इज इट नीडेड, देन ओनली आई शुड डू। अगर वो नहीं है उस वक्त जरूरत, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए, वहां पे ना बोलना चाहिए। आई थिंक फर्म ये डिसीजन यही रूट लेने कॉज चाहिए। है आज की जनरेशन का। क्योंकि कुछ पेरेंट्स है ना जिनका बचपन बहुत हार्ड रहता है, तो उनको लगता है कि मैं तो अपने बच्चे को ना सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिल पाया। और वो ये थॉट प्रोसेस में बच्चा कब हाथ से निकल जाए, मतलब इन द सेंस हाथ से निकलना, मतलब कि कब वो अपने इमोशंस को मैनेज करना या सारी चीजों को नहीं सीख पाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि जो मांगा वो दिला दिया, जैसा बच्चा बोल रहा है वैसा कर दिया। फिर बाद में पता चल रहा है कि अब तो ये बहुत ज्यादा टेंट्रम थ्रो करने लग गया है। तो अभी रूट अभी कॉज भी। रिसेंटली हाँ जी। रिसेंटली किसी पे मैंने देखा था कुछ, एंड वही बताया, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी ही कुछ सिचुएशंस के बारे में बात हो रही थी। तो मैं वही सोच रही थी कि ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज इजीली प्रोवाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस अडल्ट का भी एक तरह से कहिए कि अपने लाइफ का एक स्कार ही वो कैरी कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि दो चीजें मुझे जो लगता है मेजोरिटी केसेस में, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ कि दो सिचुएशंस होती हैं कि एक तो जो टफ टाइम आपने देखा, आप जी। नहीं चाहते कि मेरे फैमिली मेंबर्स उस चीज को देखें, एंड देन आप उस चीज पे बिल्कुल लीनियंट होके बिल्कुल ओवर गिविंग हो जाते हैं। और दूसरा वो एस्पेक्ट होता है, दूसरे लोग वैसे होते हैं जिनको लगता है मैं इसी तरीके से बड़ी हुई हूँ या बड़ा हुआ हूँ, तो यही सही तरीका है, आई शुड कैरी फॉरवर्ड दिस ओनली। तो दोनों, अभी जैसे हमने पहले वाले सवाल का मैंने आपको जवाब दिया था, तो वही है कि दोनों ही चीजें, एक्सट्रीम ऑफ बोथ द थिंग्स आर नॉट गुड। बैलेंस बनाना बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि जहाँ आपको स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है वहाँ आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा, और जहाँ पे आपको थोड़ा लीनियंट होना है, सुनना है, कम्युनिकेट करना है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। मतलब हर वक्त रिएक्ट नहीं करना है, बट हम कहते हैं ना, रिस्पॉन्डिंग इज बेटर देन रिएक्टिंग। रिएक्टिंग या। वो बैलेंस एज एन एडल्ट ढूंढने की जरूरत होती है, जिसमें कई बार हम बड़ों को ही काम करना होता है, क्योंकि बच्चे वो नहीं जानते दैट वर्क इज फॉर अस। हमें वो बिल्कुल आइडेंटिफाई करके हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। And Ranjana, like you might have helped a lot of people as an emotional well-being coach. So can you just share one of the case study without revealing their name and identity, जिसको आपने जिसकी स्टोरी ने आपको डीपली टच किया हो, या फिर जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है, लाइक इट इज काइंड ऑफ मैजिकल। हाँ, और जैसे कुछ लोगों के साथ जिनके साथ मेरी काम हुई है, तो एक कॉमन फैक्टर जो होता है उसी से रिलेटेड मैं ये रिसेंट स्टोरी है मैं वो बताती हूँ कि जी। बहुत सारे लोग होते हैं दे आर वेरी ओवर गिविंग, है ना। ये आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो बोलते हैं कि मैं तो सबके लिए अवेलेबल रहती हूँ या मैं तो सबके लिए करता हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं करते, जब मुझे जरूरत होती है तो कोई नहीं मेरे साथ खड़ा रहता। तो ये ओवर गिविंग की जो टेंडेंसी होती है, उसके बाद इंसान खाली महसूस करने लगता है। तो रिसेंटली ही ये मुझे उन्होंने शेयर किया था कि अभी वो पहले से काफी, मतलब वो बाउंड्री सेट करना उनको मालूम है, शी नोज टू से नो, जहाँ पे ना बोलना चाहिए वहां ना बोलना, अब उनको वो गिल्ट नहीं फील होता। तो ये चीजें, ये मैंने जब सुना तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा इंसान जिसे दुनिया से शिकायत थी,
कि कोई मेरे लिए नहीं है, अगर व्हेन दैट पर्सन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ, तो जब आप खुद को समझने लगते हो ना, ये समझना आसान होता है कि अ, दूसरा सामने वाला भी इंसान जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो भी इंसान ही है। जैसे मैं हर वक्त किसी का एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर नहीं कर सकती, सामने वाले के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां हो सकती है या उसकी इच्छा ही हो सकती है, इट्स देयर फ्री विल कि हाँ मैं अभी ये नहीं कर सकता, या मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में वो काम उस वक्त नहीं है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाता है ना, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर ओन इमोशन, तो उनके साथ मैंने वही बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि वो अंडरस्टैंडिंग आने के बाद जब खुद को एज एन इंडिविजुअल वो बेटर समझने लग गए, क्योंकि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर फ्लॉज भी है, सिर्फ अच्छाइयाँ हैं ऐसी तो नहीं है। वी आर मिक्स ऑफ बोथ द साइड्स, Yeah. सिक्के के दोनों पहलू हर इंसान में होते हैं। हम किस पहलू को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उससे डिफरेंस आता है। तो जब उन्होंने अपने आप को भी जाना, क्योंकि जब आप इस तरह के काम करते हो ना, आप अपनी अच्छाइयों को ज्यादा जानते हो ऐसी बात नहीं है। आप अपने अंदर जो चीजें आपने दबा के रखी हैं, जो उतना अच्छा नहीं फील कराती आपको, जिनको आप शायद नेगेटिव इमोशंस, टर्म बोल दीजिए, मैं नेगेटिव इमोशंस नहीं बोलूंगी, मैं अनकंफर्टेबल इमोशंस बोलूंगी, क्योंकि नेगेटिव कोई भी इमोशन नहीं होता, हर इमोशन का अपना एक रोल है। तो जो अनकंफर्टेबल इमोशंस है, जब आप वो आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ना कि अच्छा हाँ, मेरे अंदर भी तो है ये चीजें, और दूसरों में भी हो सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, तब आप देखते जब लग जाते हो, दैट इज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल फीलिंग। एंड वो जब आप कैरी करने लगते हो, आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली. You are doing an amazing, work. Ranjana, here is my last question. If someone wanna start their journey with you, they are suffering, like maybe in their relationship issues चल रहे हैं या फिर XYZ, अपने emotions को manage control नहीं कर पा रहे हैं, and a lot of things are happening with them. So obviously you can help them to start their journey, healing journey. You can help them to get the transformation. So how exactly they can contact you? Can you share your contact information like your LinkedIn or Instagram where they can reach out to you? Yes, people can connect me through my social media profiles, और मैं कंडक्ट करती हूँ ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस आर लाइक, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि ये है क्या चीज, है ना, और Mm, आप कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले जानने की इच्छा होती है कि एग्जैक्टली ये है कि नहीं। और हर एक चीज, जैसे आपने शेयर भी किया कि बहुत सारी चीजें हैं, है ना, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे लोग इमोशंस पे, अपने आप पे काम कर सकते हैं, बट इज इट सुटेबल टू मी, मेरे लिए क्या ये सुटेबल है ये फॉर्म, वो समझना ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसी थॉट के साथ मैंने ओपन स्पेसेस स्टार्ट किया, वेर anyone who feels, who wants to explore, मतलब उनको पता है कि मैं अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड दे वांट टू, बट दे आर नॉट श्योर कि ये मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं, तो दे कैन जॉइन दोज सेशंस। और उसके बाद फिर एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, दे कैन जॉइन देयर, वहाँ पे जो भी मैं नया काम कुछ भी कर रही होती हूँ या सेशन से रिलेटेड होते हैं, दे कैन कनेक्ट मी थ्रू देयर। बट अगर किसी को है कि मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करके देखना चाहती हूँ विद अ वेरी नॉमिनल फीस और समथिंग लाइक दैट, दे कैन जॉइन दैट ओपन स्पेसेस। वहां पे हम बैठते हैं एंड दैट इज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर एनीवन। तो अ, अगर किसी को है कि एक्सप्लोर करना है दैट हाउ थेरेप्यूटिक आर्ट वर्क्स एग्जैक्टली, देन दे कैन जॉइन देयर आल्सो, और दे कैन, or if someone wants to connect with me directly, then they can contact me through my social media accounts also. can you tell me your Instagram account handle, user ID, so that people can search it there and find you? Yes, it's ranchnapunch.coach. That is for Instagram. And on LinkedIn, it's Dr. Ranchna Punch, PT, it's physiotherapist for Great. that. Okay. So Ranjana, thank you so much. It was an amazing conversation, काफी इंस्पायरिंग भी रहा है. आई एम प्रीटी श्योर जो लोग इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं या फिर देख चुके हैं यहाँ तक,
they might have, gotten a lot of insights and inspiration from you. So thank you so much for your time. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you so much, Monica. It was a pleasure talking to you and sharing all the insights, whatever learnings I have. मुझे भी अच्छा लगा share करके. It was Thank a you. great experience. Absolutely. Thank you so much.